Now, students, today I am going to start the further concept of Nernst equation. जैसा कि आपने इसके पहले वाले क्लास में आपने पढ़ा कि जिंक कॉपर सेल का हमने नर्स्ट इक्वेशन आपको बना के दिखाया था। अब और भी हम एक दो सेल लेते हैं, उसका नर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं और फिर इस पर हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे। तो जैसे मान लीजिए आपका एक सेल है, यह निगेटिव, दैट इज एन और mg ऑब्लिक 3mg2 प्लस कंसंट्रेशन है मान लो 0.1 मोलर, सॉल्ट ब्रिज 0.001 मोलर, 2Al3 प्लस ऑब्लिक Al, दिस इज द कैथोड। ये आपका एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इसमें देख रहे हैं कि चार्ज को बैलेंस किया गया है, 3 2 6, 2 3 6। लेकिन चार्ज को बैलेंस करने में जो मोल यूज हुआ है, जिसको हम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं, ये कंसंट्रेशन की पावर पे जाएगा, मतलब आपका ये पावर 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 है किसका पावर। तो अब यहाँ पे देखो तो ये 10 पावर -1 का पावर और ये 10 पावर -3 का पावर 2 हो गया। तो दोनों कंसंट्रेशन क्या है, अनइक्वल है। चार्ज इक्वल है, दोनों का कंसंट्रेशन अनइक्वल है। अब इसमें जो बैलेंस चार्ज है उसके हिसाब से n की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी, जो कि हम लोग नर्स्ट इक्वेशन में यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, नर्स्ट इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इन दोनों हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो आगे हम अभी न्यूमेरिकल में आपको दिखाते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम लोग आते हैं। और पहले हम इसका नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। तो नर्स्ट इक्वेशन हम लोग क्या लिखेंगे, ई सेल या EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इज इक्वल टू एल्यूमिनियम सेल आपका राइट में है, मैग्नीशियम लेफ्ट, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। ये स्टैंडर्ड वैल्यू होगा जो क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा, -0.0591 अपॉन n। ये n वही है बैलेंस चार्ज जिसकी वैल्यू 6 है। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज, तो ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम 2 प्लस का कंसंट्रेशन पावर 3 अपॉन एल्यूमिनियम आयन का मोलर कंसंट्रेशन पावर 2। तो जो आपका नंबर ऑफ मोल होता है वो मोलर कंसंट्रेशन का पावर बन जाता है। तो ये आपका नर्स्ट इक्वेशन हो गया इस सेल के लिए। अब इसमें अगर आपको कंसंट्रेशन ऑलरेडी गिवन है और आपको ई नॉट आर लेफ्ट पता हो, आप EMF निकाल सकते हैं। n तो आपका बैलेंस चार्ज हो गया, 3 2 6, 2 3 6, वही आपका n है, उससे आप n निकाल सकते हैं। तो अब अगर हम एक जनरल नर्स्ट इक्वेशन लिखें, जनरल नर्स्ट इक्वेशन, जो कि किसी भी सेल पर आप किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो हमारा जनरल नर्स्ट इक्वेशन आएगा वो होगा EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, ये सब में रहेगा, माइनस 0.0591 अपॉन n log concentration of oxidizing species, concentration of oxidizing species का पावर x, x का मतलब वही जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूसिंग स्पीशीज का पावर y। एक्स वाई क्या है, एक्स वाई है आपका जो चार्ज को बैलेंस करने के लिए आप नंबर ऑफ मोल यूज करते हैं, वही आपका एक्स एंड वाई होता है। ठीक है, और इसको और सिंप्लीफाई कर दें,
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, ये हो गया माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज किधर होता है, लेफ्ट साइड में, और डीसी किधर होता है, राइट साइड में। क्योंकि इस इक्वेशन में देखो तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, 0 से 2 प्लस हो रहा है, एल्यूमिनियम का रिडक्शन हो रहा है, Al3 प्लस से 0 हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज होता है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड का पावर x अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड का पावर y। तुम्हारी बुक में राइट बाई लेफ्ट लिखा होगा, यहाँ प्लस होगा, कंफ्यूज मत होना कि सर जो है सर गलत पढ़ा दिए, गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ मैंने लेफ्ट बाई राइट लिखा है, यहाँ माइनस है। आपके एनसीईआरटी बुक में राइट बाई लेफ्ट लिखा होगा तो यहाँ प्लस होगा, तो यही अंतर है, तो इसमें कोई गलत नहीं है, सब सही है। ये है तुम्हारा जनरल नस्ट इक्वेशन, इस पे आप किसी भी सेल का नस्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। तो अब हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स आपको लगा के दिखाते हैं, एक दो न्यूमेरिकल्स कैसे लगाएंगे। न्यूमेरिकल्स जैसे मैं पहला न्यूमेरिकल लगा रहा हूँ और इसी सेल को ले ले रहा हूँ जो यहाँ पे सेल हमने बताया है, पहले यही ले लेता हूँ कि निगेटिव मतलब एट एनोड Mg ऑब्लिक 3 Mg 2 प्लस कंसंट्रेशन 0.1 मोलर, साल्ट ब्रिज, डबल वर्टिकल लाइन तुम्हारा साल्ट ब्रिज होता है। दूसरी तरफ क्या है, 0.001 मोलर Al2 2 Al3 प्लस ये है एट कैथोड साइड, और इसका दोनों का स्टैंडर्ड वैल्यू कुछ दिया रहेगा। मान लो ई नॉट Mg 2 प्लस ऑब्लिक Mg मान लो दिया है -1.25 वोल्ट, और ई नॉट Al3 प्लस ऑब्लिक Al दिया है सपोज करो 0.80 वोल्ट। और फिर कहेगा कि कैलकुलेट EMF या ई सेल सेल पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस। मान लो ये क्वेश्चन आ जाए आपको, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है कि टेम्परेचर दे या ना दे, तुमको सारा कैलकुलेशन 25 पे ही करना है। ये जो फार्मूला बनाया गया है 25 डिग्री सेल्सियस का ही फार्मूला है। तो ऐसे आपको सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे देखो जो चार्ज है वो बैलेंस करके दिया हुआ है, तो कितना मोल यूज किया गया। ये भी हो सकता है कि मोल तुम्हें लिखना पड़े, सपोज करो इधर Mg2 प्लस लिखा होता, इधर Al3 प्लस लिखा होता, तो दोनों तरफ के आयन का चार्ज आपको बैलेंस करना होता है। इधर इधर आप कहेंगे सर यहाँ 3 लिखे, यहाँ नहीं लिखे, ये सॉलिड है, रॉड है, मैग्नीशियम रॉड है, एल्यूमिनियम रॉड है, वहाँ पे मोल का कोई यूज नहीं है, क्योंकि सॉलिड का मोलर कंसंट्रेशन 1 होता है, वहाँ मोल हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आयन का होना चाहिए। तो हो सकता है यहाँ 2 प्लस लिखा होता है, यहाँ 3 प्लस लिखा होता है, 3 और 2 ना लिखा होता, तो तुम्हें जो है चार्ज को बैलेंस करना पड़ता 3 लगा के और 2 लगा के, इसमें 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। अब यहाँ पे जो मोल से तुमने चार्ज बैलेंस किया है उसका तुम्हें पावर देना है, यहाँ 3 मोल है पावर 3, यहाँ 2 मोल है पावर 2, तो मोलर कंसंट्रेशन पर पावर जाएगा। अब तुमको देखना है कि क्या ये दोनों कंसंट्रेशन इक्वल है, बिल्कुल इक्वल नहीं है। ये आपका 10 पावर -1 का पावर, 10 पावर -3 का पावर 2 है, दोनों अनइक्वल है। उस सिचुएशन में आपको इसको इसी कंसंट्रेशन को यहाँ पे यूज करना है। और ये तुम्हारे एल्यूमिनियम का स्टैंडर्ड वैल्यू है, और ये तुम्हारे मैग्नीशियम का स्टैंडर्ड वैल्यू, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पर कभी कोई भी चेंज नहीं करना है, ध्यान रखना, नेवर चेंज, नेवर चेंज एट ऑल, नेवर चेंज एट ऑल। स्टैंडर्ड वैल्यू में आपको कभी कोई बदलाव नहीं करना है। जैसे कोई दुकानदार कपड़ा बेचता है तो उसके यहाँ एक स्केल होती है, मीटर होती है। दुकान में कपड़ा कम हो जाए, कपड़ा खत्म हो जाए, या एक भी कपड़ा ना बिके या सारे कपड़े बिक जाए, जो उसकी स्केल होती है, स्टैंडर्ड स्केल जो होती है जिससे वो नापता है, उसमें वो कभी बदलाव नहीं करता कि अब कपड़ा नहीं है तो स्केल को आधा कर दो, या कपड़ा ज्यादा आ गया तो स्केल को बढ़ा दो, या कुछ कर दो, ऐसा कभी नहीं करता। तो ये वही समझो कि स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसमें कभी कोई भी बदलाव तुम्हें नहीं करना है किसी भी सूरत में।
जो कुछ होगा बस यहाँ पे कंसंट्रेशन में होगा। अब तुम्हें पता है कि जब दोनों का कंसंट्रेशन अनइक्वल है, ई कंसंट्रेशन अनइक्वल है, तो यहाँ पर आपको लगाना होगा नस्ट इक्वेशन ईएमएफ या ई सेल निकालने के लिए। तो अब क्या करोगे, अब इसका नस्ट इक्वेशन लिखो। तो आप लिखोगे ईएमएफ इक्वल टू ई नॉट राइट। ई नॉट राइट में कौन है, एल्यूमिनियम। ये जो एल्यूमिनियम आयन का स्टैंडर्ड वैल्यू है, यही वैल्यू है तुम्हारी ई नॉट राइट। और ये मैग्नीशियम तुम्हारा लेफ्ट में है, इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है यही है तुम्हारा ई नॉट लेफ्ट, जो तुम्हें यहाँ यूज करना है। ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, ये हो गया माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, मैग्नीशियम आयन। तो कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन का पावर 3 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन का पावर 2। ये हो गया आपका रस्ट इक्वेशन इस सेल के लिए। अब तुम्हारे पास सारी वैल्यूज है। एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू जैसे मैंने यहाँ बताया था, बैलेंस चार्ज होती है, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, यही एन की वैल्यू है। और राइट में कौन है, एल्यूमिनियम। तो वैल्यू रख दो, तो 0.80 माइनस माइनस 1.25। याद रखो यहाँ पे ना कभी साइन चेंज करना, हो सकता है तुमको एग्जाम में दोनों निगेटिव दे दे, हो सकता है दोनों पॉजिटिव दे दे, एक निगेटिव एक पॉजिटिव दे दे, जो दे जैसे दे उसी साइन के साथ आपको यूज करना है। आपको ये नहीं सोच लेना है कि हम तो अक्सर पढ़े एक निगेटिव होता है एक पॉजिटिव, इस क्वेश्चन में तो दोनों निगेटिव दे दिया है, दोनों पॉजिटिव दे दिया, तो क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन नहीं गलत है, आप गलत हो। जो क्वेश्चन में जिस साइन के साथ दिया है आप उसी को यूज करिए, उसमें कोई बदलाव मत करिए। ये हो गया हमारा राइट में एल्यूमिनियम की वैल्यू थी माइनस माइनस 1.25। अब माइनस 0.0591 अपॉन 6, क्योंकि यहाँ एन की वैल्यू 6 है, बैलेंस चार्ज कितना है 6, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन, तो 10 पावर माइनस 1 है, तो 10 पावर माइनस 1 का पावर 3 अपॉन यहाँ पे 10 पावर माइनस 3 है, तो 10 पावर माइनस 3 का पावर 3। ये आ गया आपको 10 पावर माइनस 3 का पावर 2, सॉरी 10 पावर माइनस 3 पावर 2, ये आ गया। अब इसको तुम्हें सॉल्व कर लेना है, और लॉग इसमें जो लॉग की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी वो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन रहेगा। जब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने कितना आया, ये दोनों सम हो जाएंगे, तो 1.25 प्लस 80 हो जाएगा आपका 2.05 माइनस 0.0591 अपॉन 6 लॉग, यहाँ 10 पावर माइनस 1 है तो 10 पावर माइनस 3 हो गया, और नीचे हो गया आपका 10 पावर माइनस 6, ये हो गया। जब ऊपर जाएगा ये क्या हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, प्लस 6 हो जाएगा तो 10 पावर 3 बनेगा, तो 10 पावर 3 मतलब लाख थाउजेंड वैल्यू 3 होती है, तो 2.05 माइनस 0.0591 अपॉन 6 इंटू 3। अब इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा तुम्हारा वही आंसर। दिस इज द न्यूमेरिकल, मैंने एक लगा के दिखा दिया आपको नेक्स्ट इक्वेशन पे। चलो एक और न्यूमेरिकल लगाते हैं, उसको देखो सभी लोग। जैसे मान लीजिए सेकंड न्यूमेरिकल निगेटिव, यहाँ निगेटिव मतलब एनोड, जिंक ऑब्लिक Zn2 प्लस, कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर, और यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर, और लिखा है 2 Ag प्लस ऑब्लिक Ag एट एट कैथोड, ये हो गया। और इन दोनों की स्टैंडर्ड वैल्यू दिया है ई नॉट Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn माइनस 0.76 वोल्ट, और ई नॉट Ag प्लस ऑब्लिक Ag ये दिया है मान लो 0.70 वोल्ट, ऐसे कुछ दे देगा, कुछ भी देता हूँ, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, सब एज्यूम कर रहा हूँ, जो देगा वो बताएगा। अब कहेगा कि कैलकुलेट कैलकुलेट ईएमएफ या ई सेल एट 298 केल्विन, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। सपोज करो ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। अब देखो यहाँ पे जो सिल्वर है वो किधर है, पहले तुम दोनों तरफ का चार्ज देखो।
यहाँ 2 प्लस है और यहाँ 2 into 1, यहाँ भी 2 प्लस हो गया बैलेंस करके। यहाँ पे कोई मोल नहीं, 1 है तो यहाँ पावर 1 ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो ये जो 2 मोल है ये आपका पावर पे चला जाएगा, दैट इज द पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। तो 0.01 का पावर 2। तो जो चार्ज को बैलेंस करने में मोल यूज किया जाता है, चाहे तुम यूज करो बैलेंस करने के लिए या ऑलरेडी तुम्हें बैलेंस करके दे, तुमको ध्यान से देखना है कि वहां पे कोई कंसंट्रेशन दिया है कि नहीं दिया है, वहां पे कोई पावर दिया है कि नहीं दिया है, तो उसको पहले तुम्हें देखना है। तो जो यहाँ पे मोल दिया है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जिसको कहते हैं, उसको पावर पे तुम्हें लगा देना है। अब आपको इसको पहले आप लिखो इसका नस्ट इक्वेशन। कैसे लिखोगे? ई एम एफ इज इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई, सिल्वर राइट में है, ये है आपका ई नॉट राइट, जिंक लेफ्ट में है, तो ये हो गया आपका ई नॉट लेफ्ट। दोनों वैल्यू आपको दिया है, जो दिया है जिस साइन के साथ दिया है उसी साइन के साथ यूज करो। नेवर ट्राई टू चेंज एनीथिंग इन द स्टैंडर्ड वैल्यू, नेवर ट्राई, डोंट चेंज द साइन, डोंट चेंज द वैल्यू, नेवर मल्टीप्लाई, नेवर डिवीजन, नथिंग। स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, वही आपको एज इट इज यूज करना है। माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीड लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन है? जिंक आयन। जिंक आयन पे कोई पावर नहीं, मतलब 1 पावर है, लेकिन सिल्वर आयन पे पावर 2 लगेगा क्योंकि यहाँ 2 मोल है, तो Ag प्लस का पावर 2। ये हो गया आपका नस्ट इक्वेशन, इस सेल के लिए नस्ट इक्वेशन। जैसा सेल वैसा नस्ट इक्वेशन। यहाँ सेल कुछ और था, कुछ और नस्ट इक्वेशन बना। जो चेंज होगा यहाँ चेंज होगा कंसंट्रेशन में। अब आप वैल्यू रख दो। तो राइट में कौन है? सिल्वर है, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू 0.70 है, माइनस माइनस 0.76, ये हो गया माइनस 0.0591 अपॉन 2। यहाँ 2 क्यों लिया? क्योंकि बैलेंस चार्ज देखो 2 है, यहाँ जिंक पर 2 प्लस है और यहाँ सिल्वर पर 1 प्लस इंटू 2, तो 2 प्लस हो गया, तो बैलेंस चार्ज हो गया 2। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन, तो 10 पावर माइनस 2 है, इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन बदल लिया, 0.01 को 10 पावर माइनस 2, और यहाँ पे आपका 10 पावर माइनस 2 का पावर 2 है, मतलब 10 पावर माइनस 4 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करो, तो ये आप जोड़ेंगे, इसको जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा? 1.46 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 10 पावर माइनस 2 अपॉन 10 पावर माइनस 4। अब इसको सॉल्व करो, माइनस 4 ऊपर जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, मतलब 10 पावर 2, 10 पावर 2 मतलब 100, लॉग 100 वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। तो 1.46 माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू 2, 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे इसको माइनस कर लो, जो आएगा वो आपका उतना वोल्ट आंसर। दिस इज द आंसर। ये है नस्ट इक्वेशन से कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका। इस तरह से आप जो है नस्ट इक्वेशन से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, जो 2 न्यूमेरिकल मैंने लगा दिखा दिए, ऐसे न्यूमेरिकल आप जो है लगा सकते हैं। और यहाँ देखो ये जनरल नस्ट इक्वेशन है, जिसमें आप चीजों को उसी हिसाब से एक्स वाई को मतलब समझ गए। एक्स वाई है आपका जो चार्ज को बैलेंस करने के आप मोल यूज करते हैं, जिसको हम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। तो आपका एक्स वाई है, उसी को आपको पावर पे ले जाना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। ये हो गया नस्ट इक्वेशन। अब इसमें 2 पॉइंट और है। पहला पॉइंट है कि रिलेशनशिप बिटवीन नस्ट इक्वेशन एंड एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आपने क्लास 11 पढ़ा था, केसी या केपी, दैट रिलेशनशिप। क्योंकि इसी क्वेश्चन में ये नीचे एक लाइन और डाल सकता था, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आल्सो, ऐसा भी लिख सकता था। इसी क्वेश्चन में कैसे देता कि कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आल्सो। तब हम उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो देखो इक्विलिब्रियम स्टेज क्या होता है। जैसे हम जिंक कॉपर सेल को ले लें, तो जिंक एंड Cu2 प्लस
गिव्स आउट Zn2 प्लस सी। जिंक कॉपर सेल में एक रिएक्शन होता है जिसको हम सेल रिएक्शन कहते हैं। जिंक सॉलिड से जिंक आयन एक्वस में जाता है और कॉपर आयन एक्वस से कॉपर सॉलिड में जाता है। तो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर आयन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और ये आपका एक इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन होता है, क्योंकि ये दोनों जिंक का ऑक्सीडेशन और कॉपर का रिडक्शन अलग अलग वेसल में होता है, इसलिए हम लोग इसको इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ये तो है आपका जिंक कॉपर सेल में जो नॉर्मल सेल रिएक्शन होता है। मैं जिंक कॉपर सेल को एग्जांपल के रूप में ले रहा हूँ, जिंक कॉपर सेल को एग्जांपल के रूप में ले रहा हूँ। आप कोई भी दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। तो यहाँ पे जिंक कॉपर सेल, अब अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर हुआ तो क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम, अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर हुआ, इक्विलिब्रियम स्टेज पर तुम जानते हो क्या होता है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब रिएक्शन आपका रिवर्सिबल हो जाएगा। फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों होंगे, लेकिन नेट चेंज जीरो आएगा। मतलब जिंक प्लस Cu2 प्लस इक्विलिब्रियम का सिंबल हो गया, गिव्स आउट Zn2 प्लस Cu। ये आपका सेल रिएक्शन होगा। इसमें जिंक सॉलिड है, इसका कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा, कॉपर सॉलिड है, इसका कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा। ये है आपका, अब आपका रिएक्शन मान लो जो जिंक कॉपर सेल है या कोई भी सेल है, उसमें अगर आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर चला गया, इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, नेट चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ये आपका जीरो हो जाता है। मतलब क्योंकि जितने स्पीड से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, उतनी स्पीड से आपका रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है। उससे क्या होगा कि नेट चेंज ऑफ कंसंट्रेशन वो आपका जीरो हो जाएगा। और जब नेट चेंज ऑफ कंसंट्रेशन जीरो हो जाता है, तो आपका जो सेल पोटेंशियल होता है, मतलब ई सेल, या जिसको तुम ईएमएफ कहते हो, ईएमएफ, ये आपका जीरो हो जाएगा। ईएमएफ जीरो हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम, आपका ईएमएफ जीरो होता है। क्यों? क्योंकि नेट सेल रिएक्शन जीरो हो जाता है, मतलब नेट चेंज इन कंसंट्रेशन जीरो हो जाता है। लेकिन ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड सेल, कभी भी जीरो नहीं होता। स्टैंडर्ड सेल कभी भी जीरो नहीं होता। इसका मतलब समझो, इसका क्या मतलब है। जैसे तुम एक ड्राई सेल मार्केट से खरीद के लाओ, उस ड्राई सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होता है, 1.5 वोल्ट। उस पर लिखा रहता है 1.5 वोल्ट, राइट। तुम उस सेल को, ड्राई सेल को टार्च में या घड़ी में या कहीं भी यूज किए, 1 महीना यूज किए, पूरा उसका जितना जान था सब आपने निचोड़ लिया, मतलब सब खत्म हो गया। आज तुम उस ड्राई सेल को फेंकने जा रहे हो, तो भी उस पर क्या लिखा हुआ है, 1.5 वोल्ट। मतलब जब वो ड्राई सेल तुमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दे रहा था, तब भी उसका स्टैंडर्ड वैल्यू 1.5 वोल्ट था। आज तुम उसको फेंकने जा रहे हो, तब भी 1.5 वोल्ट है, राइट। जैसे कि तुम्हारा पावर प्लांट, जैसे कि तुम्हारा पावर प्लांट है। मान लो तुम्हारे पावर प्लांट में आज किसी कारण से, सपोज करो तुम्हारा पावर प्लांट 2000 मेगावाट का है, आज किसी कारण से शटडाउन लेना पड़ा, सारा जो मीन्स प्रोडक्शन है वो बंद करना पड़ा आज के दिन, तो भी आपका प्लांट 2000 मेगावाट का ही कहलाएगा, क्योंकि वो 2000 मेगावाट उसका स्टैंडर्ड वैल्यू है। और एग्जाम्पल सोचो, कपड़े की दुकान है, उसके यहाँ 1 मीटर का स्केल है जिससे वो कपड़ा नाप के देता है। दुकान कपड़े से भरी है, तब भी वही स्केल है। सारी दुकान के कपड़े बिक गए, दुकान में एक भी कपड़ा नहीं है, तब भी वो स्केल है। स्टैंडर्ड वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती। तो यहाँ पे ई नॉट सेल आपका कभी भी जीरो नहीं होगा। अब इसी बात को तुम्हें नस्ट इक्वेशन पे अप्लाई करना है, तो उसको मैं अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे उसको हम अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको मैं अप्लाई करता हूँ और आप समझिए इसको कैसे हम लोग इसको कोरिलेट कर देंगे नस्ट इक्वेशन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने जिंक कॉपर सेल का नस्ट इक्वेशन लिखो। तो कैसे लिखोगे, ईएमएफ या ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट राइट
माइनस ई नॉट लेफ्ट, जो कि क्या होता है ई नॉट सेल, माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन, ये आप लिखोगे। लेकिन एट इक्विलिब्रियम क्या हुआ, जिंक आयन और कॉपर आयन का जो नेट चेंज है वो 0 हो गया, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, Kc इक्वल टू क्या लिखोगे, राइट बाय लेफ्ट, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सॉलिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ जिंक सॉलिड। कॉपर सॉलिड है और जिंक भी सॉलिड है, तो सॉलिड का जो मोलर कंसंट्रेशन होता है उसको हमें 1 लेना है, 1 ले लिए, यहाँ दोनों 1 हो गया, तो हेंस Kc इक्वल टू क्या हो गया, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर। अब ये जो तुम्हारा नेक्स्ट इक्वेशन है, इसको मान लो हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। सपोज करो कि इक्विलिब्रियम पर है, इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, ईएमएफ 0 हो जाएगा। यहाँ बताया मैंने कि जब नेट सेल रिएक्शन आपका, नेट सेल रिएक्शन यहाँ देखो, नेट सेल रिएक्शन नेट चेंज ऑफ कंसंट्रेशन 0 हो जाता है, तो आपका जो ई सेल है या ईएमएफ है वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। लेकिन ई नॉट सेल कभी भी 0 नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में आप ये एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या बन जाता है, तो ईएमएफ की जगह क्या लिखेंगे, 0 इज इक्वल टू, इसकी जगह लिख देते हैं ई नॉट सेल, दैट इज ई नॉट सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ई नॉट सेल हो गया, ई नॉट सेल इक्वल टू आपने पढ़ा था ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग Kc। अब यहाँ पे जिंक आयन अपॉन कॉपर आयन हम क्या लिख देंगे, Kc लिख देंगे, क्योंकि हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर मौजूद है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, log Kc, log Kc इज इक्वल टू, अच्छा इसको इधर ला देते हैं, इस टर्म को इधर ला देते हैं, तो 0.0591 अपॉन n log Kc इज इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट सेल, ये हो गया राइट। तो log Kc इक्वल टू क्या हो जाएगा, log Kc इक्वल टू हो जाएगा आपका ई नॉट सेल, ई नॉट सेल इंटू एन अपॉन 0.0591। तो Kc इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ, एंटी लॉग ऑफ ई नॉट सेल इंटू एन अपॉन 0.0591। ये है आपका फार्मूला जिससे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। अब इसमें देखो, जैसे हम इसी सेल को ले लेते जो यहाँ पे जिंक और सिल्वर का सेल दिया था, इसी में एक लाइन और जोड़ देता कि आल्सो कैलकुलेट Kc, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसी क्वेश्चन में। तो आप क्या करते हैं, ई नॉट सेल यहाँ कितना आ रहा है, 1.46, यहाँ लिखते 1.46, एन की वैल्यू क्या है इसमें, 2 है, 2 लिखते, इसको सॉल्व करते, जो सॉल्व करने पे आता उसका एंटी लॉग निकालते। इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आती है एंटी लॉग वैल्यू, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एंटी लॉग इतने की वैल्यू इतनी होती है। तो जो होशियार बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि सारी वैल्यूज रख देंगे, ठीक ठीक, यहाँ 1.46 रख देंगे, यहाँ 2 रख देंगे, और इसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में खुद ही लिखा रहेगा एंटी लॉग दिस 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 इक्वल टू दिस। इसका मतलब यहाँ सॉल्व करने पर वही वैल्यू आएगी जो एंटी लॉग में क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपको यहाँ दिमाग ज्यादा खराब करने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको एंटी लॉग और जो तुम्हें क्वेश्चन में वैल्यू दिया उसको लिखो, और उसके बाद फिर उस एंटी लॉग की क्या रिजल्ट है उसको लिख दो, वही केसी का आंसर। बस दैट्स ऑल, ये करना है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर आपको गुणा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एंटी लॉग की वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इतने एंटी लॉग का वैल्यू इतना होता है, तो तुम्हें वो सारी वैल्यू पुट करके वही सीधे लिख देना, एंटी लॉग दिस इक्वल टू जो उस एंटी लॉग की वैल्यू उसको लिख दो, वही आंसर है तुम्हारा। इस तरह से तुमको जो फार्मूला मिला, इस फार्मूला से आप जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, ई नॉट सेल चाहिए, ई सेल नहीं चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर तो ई सेल 0 हो जाता है।
अर्थात ईएमएफ जीरो हो जाता है, लेकिन ई नॉट सेल कभी जीरो नहीं होता, तो हमको वही ई नॉट सेल की वैल्यू चाहिए। और एन, एन जो है आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहेगा। क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, यहाँ से आप इसको जो बैलेंस चार्ज है उससे उसको निकाल लेंगे और इस तरह से आप इसमें सॉल्व कर देंगे। तो जहां भी आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के आ जाए, आपको यही फार्मूला अप्लाई करना है, इसी फार्मूला से आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल जाएगा। ये था पहला रिलेशनशिप। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द नस्ट इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैंने जिंक कॉपर सेल का एग्जांपल लेके आपको समझाया। ऐसे आप यहाँ पे किसी भी रिएक्शन का किसी भी सेल में आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद इसमें दूसरा है आपका रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सॉरी, रिलेशनशिप बिटवीन नस्ट इक्वेशन एंड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क भी कहते हैं, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज या इलेक्ट्रिकल वर्क। तो देखते हैं यहाँ पे अगला हमारा है, अगला टॉपिक है इसी का सेकंड पॉइंट, रिलेशनशिप बिटवीन relationship between Nernst equation and standard free energy change, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज या हम कह दें इलेक्ट्रिकल वर्क, इसी को इलेक्ट्रिकल वर्क कहते हैं। तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, आप जानते हैं कि फ्री एनर्जी क्या होती है। व्हाट इज द फ्री एनर्जी, डू यू नो फ्री एनर्जी? इसको हम लोग गिब्स एनर्जी भी कहते हैं, गिब्स एनर्जी या फ्री एनर्जी। तो फ्री एनर्जी या गिब्स एनर्जी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा आर जी नॉट से या डेल्टा जी से। आर जी मतलब आर का मतलब रिएक्शन हो गया। तो व्हाट इज द फ्री एनर्जी या व्हाट इज द गिब्स एनर्जी? इसको आपने थर्मोडायनेमिक्स में क्लास 11 में पढ़ा होगा कि द पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी, the part of total energy which is used for useful work, the part of total energy which is used for useful work is called free energy, इसका क्या मतलब हुआ, the part of total energy which is used for useful work is called free energy। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप अपने घर में एलपीजी गैस स्टोव जलाते हैं, फ्लेम निकल रहा है, एनर्जी 100% निकल रही है। अब आपको हमने एक बीकर दिया, उसमें 100 मिलीलीटर पानी है और हमने कहा भाई 100 मिलीलीटर पानी को आप 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दो। तो आप क्या करेंगे, एलपीजी गैस जलाए, बीकर को रख के पानी डाले और एलपीजी गैस स्टार्ट कर दिए। अब जो उसमें से फ्लेम निकल रहा है वहां से एनर्जी 100% निकल रही है, लेकिन 90% एनर्जी सराउंडिंग में चली जा रही है। 5% एनर्जी बीकर के वाल को गर्म करने में लग गई और 5% एनर्जी उस पानी को गर्म करने में यूज हुई। जो हमारा एम था, एम क्या था हमारा, 60 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर तक इसको गर्म करना। तो 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक बीकर के पानी को गर्म करने में आप टोटल एनर्जी का केवल 5% एनर्जी यूज कर पाए, बाकी सब बेकार हो गया। तो जो 5% एनर्जी आपके काम आई वही आपकी फ्री एनर्जी, वही आपका यूजफुल वर्क है, इसी को कहते हैं फ्री एनर्जी। जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी जितनी आ रही है उसका बहुत सारा पार्ट वायर में रेजिस्टेंस कारण, तमाम और कारणों से वो खराब हो जाता है। उसका कुछ पार्ट तुम अपने घर का फैन चलाने में, हीटर जलाने में या टेलीविजन चलाने में या मोबाइल को चार्ज करने में आप यूज कर पाते हो। तो टोटल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके घर में सप्लाई हो रही है उसका जितना पार्ट आप यूज कर पा रहे हो अपने काम के लिए, वही तुम्हारा फ्री एनर्जी, वही तुम्हारा यूजफुल वर्क है। और एक एग्जांपल समझो, आपके पेरेंट्स ने आपको 100 रुपया दिया और कहा बेटा ऐसा है शॉपिंग जाओ और 95 रुपीज का सामान है उसको लेके चले आओ। आप गए,
₹95 का सामान लिए, लेकिन आपके गार्जियन ने कहा था कि जो ₹5 बचेगा उसको तुम अपने लिए कुछ ले लेना, कुछ खा पी लेना। तो 100 में से 95 तुम्हारे काम नहीं आई, तुम्हारे काम सिर्फ ₹5 आया। तो ₹5 तुम्हारे लिए फ्री एनर्जी। तो मतलब टोटल एनर्जी का वह पार्ट जो तुम अपने काम में ले सकते हो, उसी को फ्री एनर्जी कहते हैं। यहाँ पर फ्री एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है। इलेक्ट्रिसिटी में फ्री एनर्जी का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल वर्क। मतलब जो आप इलेक्ट्रिकल वर्क में जितना आप एनर्जी यूज कर पा रहे हैं, जितनी एनर्जी आप इलेक्ट्रिकल वर्क में आप ले पा रहे हैं, वही इसकी फ्री एनर्जी है। यहाँ पे फ्री एनर्जी निकालने के लिए जो फार्मूला होता है, डेल्टा जी नॉट या डेल्टा आर जी नॉट दोनों लिख सकते हैं, माइनस एन एफ ई नॉट से, ये होता है फ्री एनर्जी निकालने का फार्मूला। इसका डेरिवेशन है, लेकिन इसका डेरिवेशन थोड़ा लंबा चौड़ा है, तो उसके लिए कोई जरूरत नहीं है, उसकी कोई यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्ट अप्लाई करना होगा। अब ई नॉट सेल वही है जो ई नॉट सेल आप यहाँ निकाल रहे थे, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में आया था 1.46, वही है। एन वही है, एन जो आप जानते हो, यहाँ पे जो एन लिख रहे हो, ये एन वही है, ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉन या बैलेंस चार्ज, जो आपको इक्वेशन से मिलेगा, बैलेंस चार्ज ये है। और एफ क्या है? फैराडे कांस्टेंट 96,500 कूलम, ये हो गया। ई नॉट सेल वही है, दैट इज ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। इस तरह से आप जो है ये फ्री एनर्जी निकाल सकते हैं। इसी को हम लोग स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी कहते हैं, या इसी को हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल वर्क कहते हैं। कभी कभी जो है इलेक्ट्रिकल वर्क बोलेगा, कभी कभी बोलेगा इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी, ऐसे कुछ टर्म डालेगा। इलेक्ट्रिकल वर्क आप इससे निकाल सकते हो, और आप जो है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज भी आप इससे निकाल सकते हो। तो ये दो फार्मूला आ गया जो नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड है। एक तो है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना, और एक है आपका स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, या कह दो इलेक्ट्रिकल वर्क निकालना। तो इस तरह से आपका ये नस्ट इक्वेशन के जितने पार्ट्स थे सारे मैंने बता दिए। जो भी क्वेश्चन होगा नस्ट इक्वेशन पर बेस्ड, इसी में से पूछा जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो अब इस पे हम एक कंप्लीट न्यूमेरिकल आपको देते हैं, उसको मैं खुद सॉल्व करके देता हूँ, दिखाता हूँ, जिसमें सारी पार्ट्स रहेंगे। आपका फ्री एनर्जी भी निकालना होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना होगा। तो कैलकुलेशन में नहीं करूंगा, वैल्यू पुट कर दूंगा, आप लोग खुद कैलकुलेशन कर देंगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। इसका जो है आपको पीडीएफ फाइल हमने ऑलरेडी भेज दिया है, वहां से आप इसको लिख लीजिएगा, और नेक्स्ट पीडीएफ फाइल भी आपको कल मिल जाएगा। कल आपको नेक्स्ट पीडीएफ फाइल मिल जाएगा, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, उसमें सारी चीजें मिल जाएंगी। आई होप आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक कंप्लीट नस्ट इक्वेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल बताता हूँ, जिसमें सारे पार्ट्स रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन ए है, ये क्वेश्चन है कि निगेटिव, दैट मीन्स नो, क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है। तो निगेटिव, यहाँ पे मान लीजिए हमने ले लिया जिंक ऑब्लिक जिंक 2 प्लस 0.01 मोलर, ये हो गया। डबल वर्टिकल लाइन 0.0 0.01 मोलर, 0.1 मोलर। और यहाँ पे हमने ले लिया, मान लो सिल्वर ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है, Ag प्लस और Ag एड कैथोड, ये हो गया, राइट। अब इसका स्टैंडर्ड वैल्यू दे दिया ई नॉट Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn माइनस 0.76 वोल्ट है, और ई नॉट Ag प्लस ऑब्लिक Ag, ये मान लो तुमको दे दिया 0.80 वोल्ट, ये ठीक है। ये मैंने वैल्यू एज्यूम करके लिखा है, आपको क्वेश्चन में सही से दिया रहेगा। और फिर कह रहा है कैलकुलेट कैलकुलेट ईएमएफ पोजीशन एसी एंड डेल्टा आरजी नॉट एट 25 डिग्री सेल्सियस। सारा क्वेश्चन आपको 25 डिग्री सेल्सियस पर ही सब कुछ करना है। तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसमें सारे पार्ट्स आ गए। तो पहले तो हम नस्ट इक्वेशन लिखें, लेकिन उससे पहले हमको चार्ज देखना है कि दोनों तरफ का चार्ज बराबर है। हाँ बराबर है, बराबर करके दिया हुआ है 2 लगा के, तो जितना लगाया वो पावर पे जाएगा।
यहाँ पावर 2 हो जाएगा, जो यहाँ है वो पावर 2 हो जाएगा, यहाँ 1 है तो पावर 1 ऑलरेडी है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इसका लास्ट इक्वेशन लिखो, ई एम एफ इज इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, ये हो गया माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, मतलब जिंक आयन का कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड, मतलब सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन पावर 2, ये हो गया। ये तो हमारा नेक्स्ट इक्वेशन आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो राइट में कौन है, सिल्वर है, तो 0.80 माइनस माइनस 0.76, ये हो गया माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू 2, क्योंकि यहाँ बैलेंस चार्ज कितना है, 2 है, एन की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन, जिंक आयन की वैल्यू क्या है, 10 पावर माइनस 2 अपॉन सिल्वर आयन की वैल्यू क्या है, 10 पावर माइनस 2 का पावर 2, ये आ गया। फिर 10 पावर माइनस 4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, log 2 बचेगा, log 100 होगा, आएगा log 100 वैल्यू 2, इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, 1.56 माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा log 100, log 100 वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, 2 होता है, 1.56 माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू 2, ये सॉल्व कर लो, जो आएगा वो वोल्ट में आंसर हो गया। यूनिट जरूर लिखना, नहीं आपका आधा नंबर काट देगा। ये तो हमने पहला काम कर दिया, ईएमएफ निकालना था और हमने ईएमएफ निकाल दिया, तो पहला काम तो हमारा हो गया। दूसरा, इसमें क्या बोला है कि केसी निकालो, तो रखो फार्मूला, तो केसी इक्वल टू क्या लिखेंगे, एंटी लॉग ई नॉट सेल इंटू एन अपॉन 0.0591, ये आ गया एंटी लॉग। अब एंटी लॉग ई नॉट सेल कितना है, 1.56 है, 1.56 इंटू 2 अपॉन 0.0591, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू तुमको सॉल्व करके क्वेश्चन में दिया रहेगा, कि इसको सॉल्व करने जो आता है वो लिखा रहेगा एंटी लॉग दिस इक्वल टू दिस, तो जो एंटी लॉग, तो यहाँ पे जो लिखा है वही तुम लिख दो इसके बाद, और वही जो वैल्यू दिया है वही वैल्यू लिख दो, वही आंसर हो गया। इस तरह से जो है तुम एंटी लॉग निकाल सकते हो। उसके बाद कह रहा है डेल्टा आरजी नॉट, तो डेल्टा आरजी नॉट मतलब फ्री एनर्जी चेंज स्टैंडर्ड, डेल्टा आरजी नॉट उसको निकाल लो, तो माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये हो गया फार्मूला। तो माइनस में रहेगा, एन की वैल्यू 2 है, बैलेंस चार्ज वही 2, जो यहाँ एन है वही एन वहाँ है, फैराडे कांस्टेंट 96,500 इनटू ई नॉट सेल कितना था, 1.56 वोल्ट, इसको सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वो जूल पर मोल में आएगा, जूल पर मोल में आएगा, यही आपका आंसर है। बस एक मल्टीप्लीकेशन करके माइनस में लिखना, ध्यान रखना है माइनस में रहेगा, जो आंसर आएगा वो माइनस में रहेगा, एक यहाँ निगेटिव होता है, तो निगेटिव होना जरूरी है, क्योंकि तुम जानते हो डेल्टा जी अगर निगेटिव होगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो प्रोसेस आपका नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने के लिए यहाँ पर डेल्टा जी नॉट आपका निगेटिव रहता है। तो इस तरह से तुमने देखा कि मैंने तीसरा न्यूमेरिकल लगाया, नेक्स्ट इक्वेशन पे खुद से वैल्यू पुट करके एज्यूम करके, और सारा चीज इसमें मैंने दे दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। तो इस तरह से अब मैं आपको दो न्यूमेरिकल खुद से एज्यूम करके दे दे रहा हूँ, इसको आप लोग ट्राई करेंगे और इसका आंसर निकाल के बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, और न्यूमेरिकल मैं जो दूंगा उसको आप लोग जो है चाहे उसका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, और चाहे आप लोग उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, लेकिन इन दोनों न्यूमेरिकल को आपको लगाना है। तो पहला न्यूमेरिकल है टू बी सॉल्व, इसको ये आपका क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स जो है आपका, न्यूमेरिकल्स में पहला न्यूमेरिकल है, एक सेल है निगेटिव Mg ऑब्लिक 3Mg 2 प्लस 0.01 मोलर, 0.01 मोलर, डबल वर्टिकल लाइन 0.0001 मोलर,
2Al3 प्लस ऑब्लिक Al एट कैथोड, ये है क्वेश्चन। इसका E0 Mg2 प्लस ऑब्लिक Mg ये दिया है -1.20 वोल्ट, और E0 Al3 प्लस ऑब्लिक Al दिया है आपको 0.85 वोल्ट, राइट। अब आपसे कह रहा है कैलकुलेट EMF at 25 degree Celsius. Also calculate equilibrium constant Kc and standard free energy chain, that is delta Rg. ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में सारी चीजें दी गई हैं, तो आपको इस पे ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको भी नोट कर लीजिए। जैसे निगेटिव Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस 0.1 मोलर, डबल वर्टिकल लाइन 0.001 मोलर, 0.001 मोलर, Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu वापर दे दिया एट कैथोड। E0 Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn यह -0.76 वोल्ट, और E0 Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu यह 0.34 वोल्ट हो गया। अब कह रहा है कैलकुलेट ई सेल मतलब वही, दैट इज EMF. Calculate its cell at 25 degree Celsius, and also calculate equilibrium constant, and standard free energy change, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने वर्ड में लिख दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड एनर्जी चेंज, या स्टैंडर्ड एनर्जी चेंज जगह ये भी लिख सकता था कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल वर्क, ऐसे भी दे सकता था। ये दो न्यूमेरिकल मैंने आपको दिया है, आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो या इसको आप नोट कर लो, और इस दोनों न्यूमेरिकल को आपको लगाना है, और इसमें सारी चीजें आपकी मैंने मर्ज कर दी हैं। EMF भी निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकालना है, और इसमें लॉग की वैल्यू मैं नहीं दे रहा हूँ, लॉग एंटी लॉग की वैल्यू वो आपको पता होगा, क्लास 11th में आपने पीएच पढ़ते समय लॉग एंटी लॉग देखना सीखा होगा, तो आप खुद से जो है सॉल्व करके एंटी लॉग निकालें, और एंटी लॉग निकाल के उसकी वैल्यू रखें, क्योंकि यहाँ पे अभी मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सारा कैलकुलेट करके एंटी लॉग निकाल के आपको यहाँ लिख दूँ। तो आप खुद से जो है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में एंटी लॉग निकालना होगा उसको आप खुद से करेंगे, खुद से निकाल करके उसको सॉल्व करेंगे। तो ये था आपका, इसको नोट कर लीजिए। आपको मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिए प्लीज, इसको नोट करिए सभी लोग। तो या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट अगर क्लियर ना आता हो तो आप नोट कर लीजिए, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट में आप लिख लेंगे। इस न्यूमेरिकल को आप लोग लिख लीजिए, और इस न्यूमेरिकल को सब लोगों को सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करके आप लोग आएंगे कि इसका क्या आंसर आया। और अगर कहीं पर कोई डिफिकल्टी ही हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज डाल दीजिएगा कि सर मुझे ये यहाँ डाउट आ रहा है, तो मैं उसको फिर से बता दूंगा। तो आई होप आप लोग इस न्यूमेरिकल को नोट कर लिए होंगे। तो ये है हमारा आज जो नस्ट इक्वेशन हम लोग पढ़ना था, नस्ट इक्वेशन का टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पढ़ना है, जैसे आपका मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, और फिर उसके बाद कोहरास लॉ पढ़ना है। उसके बाद फिर इसका लास्ट टॉपिक आ जाएगा सेल्स एंड बैटरी, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर 9 मार्क्स का है, ये ध्यान रखना। आपके बोर्ड में 9 मार्क्स का क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आएगा, पक्का आएगा, जिसमें से न्यूमेरिकल्स आएंगे, नस्ट इक्वेशन भी न्यूमेरिकल आएगा, और लॉ भी न्यूमेरिकल आएगा, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी न्यूमेरिकल आएगा। तो सब पे न्यूमेरिकल आएगा, तो आप लोगों को इसके थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों पार्ट को अच्छे से तैयार रखना है।
तो इस तरह से जो है स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको ये सारा चीज़ बता दिया। अब आप लोग जो है इसके बाद जो अगला क्लास होगा उसमें इसके आगे हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे बताइएगा, हम आपको बता देंगे। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।